दो चार छोटे मोटे पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डीलिस्टिंग और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर को सस्पेंड कर दी गई है और डीलिस्ट कर दी गई है तो उन दोनों में फर्क क्या होता है। डीलिस्ट का क्या मतलब होता है, ऑलरेडी लिस्टेड थी और उसको परमानेंट डीलिस्टेड कर दी। बट सस्पेंशन की बात करूं तो वहां पर परमानेंट वर्ड नहीं यूज होता है, वहां पे किसी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दी है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेडिंग डीलिस्टिंग के बाद में कर ही नहीं सकते, यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं पर कब कर सकते हैं, वो सस्पेंशन पीरियड किया खत्म होने के बाद में। सिंपली मान लो किसी कंपनी है एबीसी लिमिटेड है, ये एक पीरियड है, इस पीरियड के बीच में बोल दिया है कि कंपनी को बोल दिया है कि यहाँ पे 1/4 को एक ऑर्डर पास करा स्टॉक एक्सचेंज और बोल दिया कि आपने मान लो कोई कंप्लायंस नहीं करा रेगुलेशन एलओडीआर का, कोई कंप्लायंस नहीं करा, आप ये जब तक कंप्लायंस नहीं करोगे तब तक आपकी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड नहीं करी जाएगी। मतलब कोई भी पर्सन ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो जैसे ही उसने 10 तारीख को मान लो कंप्लायंस कर दिया तो ये 10 दिन का पीरियड क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। उस सस्पेंशन पीरियड के बीच में कंपनी अपनी शेयर्स को ट्रेड नहीं कर सकती। बात करूं डीलिस्टिंग की तो 1/4 को हमारी डीलिस्ट हो गई, तो डीलिस्टिंग के बाद में परमानेंट रिमूव हो गई है, अब स्टॉक एक्सचेंज पे वो कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकती। बट सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन क्या हो गया, किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमारी कंपनी की शेयर्स को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया फ्रॉम ट्रेडिंग। ये किस वजह से हो सकता है, ये हो सकता है कोई नॉन कंप्लायंस की वजह से। बट डीलिस्टिंग की बात करूं तो डीलिस्टिंग हो गया कंपनी बंद हो रही है, मतलब कंपनी सीज हो रही है, या फिर कंपनी को कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है, या कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ में मर्ज वगैरह हो रही है और बंद हो रही है। ऐसे 3-4 केस है, वहाँ पे कंपल्सरी वहाँ पे डीलिस्टिंग होती है। और सस्पेंशन क्या होता है, नॉन कंप्लायंस की वजह से। सस्पेंशन टेम्पररी इन नेचर होता है और कुछ पीरियड के लिए होता है। जैसे ही वो नॉन कंप्लायंस आपने पूरा कर दिया तो वहाँ पे वापस उस कंपनी की ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करूं मैं इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि ये हमारा जो पूरा सेबी का डीलिस्टिंग प्रोविजन है वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन। फर्स्ट, कोई ऐसी कंपनी है जो आईजीपी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है विदाउट आईपीओ, हो सकती है। कौन कौन सी कंपनी आईजीपी प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होती है वो मैंने आपको आईसीडीआर रेगुलेशन में पढ़ा रखा है। और लिस्टिंग विद आईपीओ और विदाउट आईपीओ दोनों तरह से हो सकती है। तो किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को विदाउट आईपीओ आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा रखा है और वहां से वो डीलिस्टिंग करवाना चाह रही है तो उसको सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन के प्रोविजन को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है, कोई कंपनी डीलिस्ट हो रही है किसी रिजोल्यूशन प्लान के तहत, रिजोल्यूशन प्लान ऑफ आईबीसी, आईबीसी के रिजोल्यूशन प्लान के तहत वो डीलिस्ट कर रही है तो वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी, मतलब वहां पे भी गलत तो हो रहा है, पर वहां पे जो गलत हो रहा है उसको सही करने का जिम्मेदारी किसकी होगी, आईबीसी की होगी। तो वहां पे वो जो पब्लिक है उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, आईबीसी खुद करेगा। तो वहां पे सेबी का रोल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एक रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया है, उस रेजोल्यूशन प्लान में पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि वहां पे उन शेयर होल्डर का राइट को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो वहां पे भी इस डीलिस्टिंग के प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहाँ का नॉन एप्लीकेबिलिटी होती है, कोई भी कंपनी जो आईपीओ के बिना ही आईजीपी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और वहां से डीलिस्ट हो रही है तो डीलिस्टिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और कोई रिजोल्यूशन प्लान के तहत कोई कंपनी डीलिस्ट हो रही है तो वहां पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब मान लो कोई कंपनी डीलिस्ट हो गई तो डीलिस्ट होने के बाद में वो कितने टाइम तक वापस लिस्ट नहीं करा सकती है। अगर मान लो कोई कंपनी वॉलेंट्री डीलिस्ट हुई है, वॉलेंट्री डीलिस्ट हुई है तो जिस दिन से वो डीलिस्ट हुई है वहां से 3 साल तक वो अपनी शेयर्स को वापस लिस्टेड नहीं करा सकती। और मान लो कंपल्सरी डीलिस्ट हुई है तो वो कंपनी 10 साल तक 10 साल तक अपनी कंपनी की शेयर्स को वापस लिस्टेड नहीं करवा सकती। और उस कंपनी की जो प्रमोटर है
और डायरेक्टर है वो भी 10 साल के लिए डिपार्ट हो जाएंगे फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। जब हम आईसीडीआर में पढ़ते थे ना कि वो कंपनी के प्रमोटर वगैरह डिपार्ट नहीं होने चाहिए, तो वो डिपार्ट होते कैसे, किसी कंपनी को कंपलसरी डिलिस्ट कर दिया किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर होंगे वो 10 साल तक के लिए डिपार्ट हो जाएंगे, और डिपार्चर का पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है वो वापस वहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। आईसीडीआर में हमने ये पूरा पढ़ा था। तो वॉलेंटरी डिलिस्ट हुई है तो 3 साल तक वापस लिस्ट नहीं करा सकते, कंपलसरी डिलिस्ट हुई है तो वापस 10 साल तक वो लिस्ट नहीं हो सकती है। अब कुछ कंडीशन भी होती है, इन कंडीशन को भी फॉलो करना पड़ता है, वो कंडीशन फॉलो होगी तभी कंपनी डिलिस्ट करवा सकती है। क्या क्या कंडीशंस होती है? फर्स्ट, आपने जब भी लिस्टिंग करवाई है तो लिस्टिंग कराने के बाद में 3 साल का पीरियड आपको कंप्लीट हो गया है लिस्टिंग का, मतलब जब से आपने लिस्ट करवाई है वहां से लिस्टिंग के 3 साल बाद ही आप वापस अपनी कंपनी की शेयर्स को डिलिस्ट करवा सकते हो। उस 3 साल के अंदर आप डिलिस्ट नहीं करा सकते हो। सेकंड, अगर कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है वो आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है जो कि इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होनी बाकी है, ऐसी कोई सिक्योरिटीज अभी भी कंपनी के पास में आउटस्टैंडिंग है, देन इन सच अ केस वो कंपनी डिलिस्ट नहीं करवा सकती। फर्स्ट क्या पड़ा? 3 साल से कम हुआ है लिस्टिंग का पीरियड तो नहीं करवा सकती। आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होनी बाकी है वो आउटस्टैंडिंग है तो भी नहीं करा सकती। थर्ड, कोई बायबैक कर रही है कंपनी या फिर प्रेफरेंशियल इशू कर रही है, इनके थ्रू भी कोई प्रेफरेंशियल इशू कर रही है, कोई बायबैक कर रही है, इनके थ्रू भी वो डिलिस्टिंग नहीं करा सकती। तो ये 3 कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, बायबैक और प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू हमारी डिलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम कंपनी के शेयर्स को डिलिस्ट करा सकते हैं। प्लस इसके साथ में प्रमोटर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि प्रमोटर को क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, प्रमोटर को जो फंड है वो खुद की जेब से देगा, मतलब उसको शेयर्स खरीदनी पड़ेगी, किससे? शेयर होल्डर से। उन शेयर होल्डर को से शेयर्स खरीदने के लिए जो फंड होगा वो कंपनी का नहीं हो सकता, वो उसका खुद का क्या होगा? पर्सनल होगा। मतलब कोई भी कंपनी का फंड प्रमोटर यूज नहीं कर सकता टू मेक पेमेंट टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सेकेंड, जिस दिन से वो डिलिस्ट करवाना चाहती है उस दिन से प्रायर 6 महीने में उस प्रमोटर ने कोई शेयर सेल नहीं करे होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? खुद की जेब का पैसा लगाना है, कंपनी का पैसा नहीं लगा सकता। दूसरा, जब से डिलिस्टिंग करवाना चाहता है वहां से 6 महीने पहले कोई शेयर्स को उसने सेल नहीं करा होना चाहिए। थर्ड, कोई भी स्कीम वगैरह लगा रखी है उसने जिस स्कीम से वो फ्रॉड देना चाहता है, फ्रॉड करना चाहता है, गलत करना चाहता है किसी शेयर होल्डर के साथ, तो वो ऐसी स्कीम को नहीं लगा सकता। ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तभी कंपनी डिलिस्ट करवा सकती है, अदरवाइज वो डिलिस्टिंग नहीं करा सकती है। अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक है आज का वॉलंटरी डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सारी की सारी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से क्या करना चाहता है? डिलिस्टिंग करवाना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सारी के सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अगर डिलिस्ट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू ऑल द शेयर होल्डर्स। अब उस एग्जिट अपॉर्चुनिटी को क्या बोलेंगे? उस चीज में क्या करना पड़ेगा? जैसे कि कोई भी एक्वायरर है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे हर एग्जांपल में प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर्स खरीद रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रमोटर है वो अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऑफर देगा, शेयर होल्डर, और उनको बोलेगा कि क्या आप अपनी शेयर्स को बेचना चाहते हैं? तो जो बेचना चाहता है वो शेयर होल्डर उस प्रमोटर को अपने शेयर्स देगा, उस शेयर्स के बदले प्रमोटर उसको क्या देगा? पैसा देगा, प्राइस मनी। तो किस प्राइस पे वो खरीदेगा उन शेयर्स को, उस प्राइस को हम पहले से पढ़ लेते, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि वॉलंटरी ओपन ऑफर का पूरा प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले हम देखेंगे कि ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। ये प्राइस होती है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। अब रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है और उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये एक प्रोसेस हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम वॉलंटरी ओपन ऑफर वॉलंटरी डीलिस्टिंग का
पूरा प्रोविजन देखेंगे, पूरी प्रोसेस देखेंगे, ताकि क्या है कि उसमें जो वर्ड यूज़ करने वाला हूँ मैं, उसका आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी रहे कि हाँ ये वर्ड यूज़ हो रहा है, इस वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करें तो किस प्राइस पे प्रमोटर शेयर होल्डर के शेयर्स को खरीदेगा, तो उस प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। अब रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उससे पहले देखते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस ही क्या होता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शेयर होल्डर को खुद को बोला जाता है कि आप कितने में हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हो, उनकी डिमांड को देखते हुए कि आप भाई कोई 110 में खरीदना चाहता है, कोई 100 में खरीदना चाहता है, कोई 105 में खरीदना चाहता है, ऐसी उनकी डिमांड निकालते कि भाई आप कितने शेयर्स कितने रुपीस में खरीदना चाहते हो। उस डिमांड को देखते हुए हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे को लग रहा है कि मेरे को 1 लाख शेयर्स बेचने और 1 लाख तक के शेयर्स अगर मैं इशू करूँ तो 110 रुपए में 1 लाख के शेयर्स के सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे। तो उस प्रोसेस को, उस बिडिंग को बोलते हैं हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, एक बिडिंग देती है, लोग अपने शेयर्स को बिड करते हैं और प्राइस देते हैं कि हम इतने में खरीदना चाहते हैं। उस प्राइस को, उस बिडिंग को ध्यान में रखते हुए कंपनी एक फाइनल प्राइस डिटरमाइन करती है। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो कभी भी कोई भी कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर्स को सेल करे, तो वो क्या चाहेगी कि हाँ अगर वो मैं सेल करना चाहती है, आप भी अगर किसी भी चीज़ को सेल करना चाहते हो, सपोज OLX पे अपना मोबाइल बेचना चाहते हो, तो आप क्या चाहोगे कि वहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स पैसे मिले। आपका अगर फ़ोन 20,000 का है तो आप चाहते हो कि हाँ 15,000 मिल जाए। तो आप क्या चाहते हो, मैक्सिमम मिले। आप ये थोड़ी चाहते हो कि नहीं 20,000 का मेरे को 2,000 भी मिल जाए तो भी काफ़ी, नहीं, आप क्या चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिले। तो कोई भी कंपनी अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिटरमाइन कर रही है, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या कहता है, अगर सेल कर रहे हो तो आप मैक्सिमम प्राइस निकालोगे, और अगर किसी बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आप परचेस कर रहे हो, कोई कंपनी या कोई भी प्रमोटर वगैरह है वो अपने शेयर्स को परचेस कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मिनिमम कम से कम में खरीदूं। ये अपना माइंडसेट होता है। जो सेलर होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा में बेचे, जो परचेजर होता है वो चाहता है कि कम से कम में खरीदूं। तो जब सेल होती है तब उसमें जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और जिसमें कोई कंपनी या फिर कोई प्रमोटर वगैरह शेयर को खरीदता है, परचेस करता है, तो उसमें रिवर्स बुक बिल्डिंग होती है। तो क्या पढ़ा हमने कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस जब बेचनी होती है तब प्राइस डिटरमाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग। जब खरीदनी होती है, परचेस करना होता है, तो वहाँ पर रिवर्स बिडिंग होती है कि आप कितने में हमको बेचना चाहते हो। उस रिवर्स बिल्डिंग के प्रोसेस, रिवर्स बुक बिल्डिंग को प्रोसेस में खरीदारी करते हैं, शेयर्स को परचेस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, जिसके अंदर प्रमोटर ने ऑलरेडी 40% एक्वायर कर रखे हैं, मतलब 40,000, और पब्लिक के पास में उसकी है 60%, मतलब 60,000। अब ये कंपनी के प्रमोटर जो है वो चाहते हैं कंपनी को डिलिस्ट करवा देवे। तो अगर वो जब भी डिलिस्ट करवाएगा प्रमोटर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 90% शेयर्स कंपलसरी एक्वायर करने पड़ेंगे। मतलब 1 लाख का 90%, 90,000 शेयर्स उसको खुद को परचेस करनी पड़ेगी। पहले से उसके पास में कितनी, 40,000, तो 40,000 तो उसके पास में पहले से है। अब उसको एडिशनल और कितनी खरीदनी पड़ेगी, 50,000, तब जाके उसके पास में 90,000 शेयर्स होगी। अब यहाँ पे वो प्रमोटर क्या कहेगा, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन के लिए क्या गया है, क्या दिया गया है कि रिवर्स बुक बिल्डिंग होगी। मतलब क्या होगा, प्रमोटर अपने खुद के शेयर होल्डर से पूछेगा कि भाई आपके पास कितने शेयर्स है और आप मेरे को कितने में बेचना चाहते हो। उन सब की प्राइस को डिटरमाइन करने के बाद में एक प्राइस निकलेगी जिसे हम बोलेंगे डिस्कवर्ड प्राइस। उस डिस्कवर्ड प्राइस पे हमारे को सभी के शेयर होल्डर के शेयर्स को परचेस करना पड़ेगा, और उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सपोज मान लो यहाँ पर प्रमोटर के पास में तो पहले से 40,000 है ही है, अब उसको 50,000 और शेयर्स खरीदने। मिस्टर A है, B है, C है, D है, E है और F है, ये हमारे शेयर होल्डर कंपनी के। इसके पास में 10,000 शेयर्स है, इसके पास 15,000 शेयर्स है, इसके पास 10,000 है, इसके पास 5,000 है, कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, इसके पास 10 है, इसके पास 10 है। अब इनसे जब पूछा गया
कि भाई रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है, आप बताइए कि आपको कितने कितने में आपके शेयर्स को कंपनी के प्रमोटर को बेचना है। कंपनी की सपोज मार्केट वैल्यू चल रही थी 98 रुपीज़, तो कंपनी ने कम से कम एक बेसिक फ्लोर प्राइस बताई होगी कि कम से कम मैं इतने में खरीदने के लिए तैयार हूँ। सपोज मान लीजिए मार्केट प्राइस चल रही है उसकी 98, तो उस कंपनी को एबीसी लिमिटेड को एक फ्लोर प्राइस देनी होगी, मतलब एक मिनिमम प्राइस जिससे ऊपर शेयर होल्डर अपना बेचना चाहता है, क्योंकि शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में उनके शेयर्स को प्रमोटर खरीदे, वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। ठीक है, आपसे कोई बोलेंगे कि आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप क्या चाहेंगे, कंपनी खुद खरीद रही है मेरे शेयर, अच्छा मार्केट प्राइस कितनी चल रही है 98, अरे मुझे देना है, मैं तो 100-150 रुपए में एक शेयर देना चाहता हूँ, कंपनी को गरज होगी तो वो खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी कंपनी का, उस फ्लोर प्राइस से ऊपर ही आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो, और ऊपर बेच सकते हो तो उसमें बहुत सारे जने ज़्यादा से ज़्यादा में बेचने की कोशिश करेंगे, तो उनसे बचने के लिए भी एक प्रोविजन है, वो मैं आगे डिसाइड करूँगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू ही बता दूंगा। अब मान लो फ्लोर प्राइस कैसे डिटरमाइन करेगी, एज पर रेगुलेशन 8 ऑफ टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड में रेगुलेशन 8 से जब हम प्राइस डिसाइड करते थे ना, जिस प्राइस को ऑफर प्राइस बोलते थे हम टेक ओवर कोड में, उस प्राइस की उस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे एक फ्लोर प्राइस निकालेंगे। क्या था वो, 52 वीक्स वाला, 26 वीक वाला, और हाईएस्ट प्राइस पेड बाय होता था 26 में, और हाईएस्ट वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वगैरह हो गया, और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर से तो क्या है वो 60 डेज के अंदर, उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो मैक्सिमम प्राइस आ रही थी उसका हाईएस्ट हम लेते थे ऑफर प्राइस, वो ऑफर प्राइस यहाँ पे बन जाएगी हमारी फ्लोर प्राइस। तो यहाँ पे मान लो कंपनी ने मान लो फ्लोर प्राइस दे दी 100 रुपये की, मिनिमम कम से कम वो मार्केट में 98 चल रही है, पर प्रमोटर जो है वो कम से कम 100 में खरीदने के लिए तैयार है। अब ये लोग क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा में बेचे, बट इनके मन में एक डर भी है कि अगर मान लो हम उस 90% की क्राइटेरिया से बाहर चले गए तो क्या पता प्रमोटर हमारे शेयर्स को खरीदेगी, तो वो क्या करेंगे, उस फ्लोर प्राइस से रीजनेबल ही देंगे। कि जैसे मान लो सपोज इसने कहा कि हाँ मैं 100 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, इसने कहा मैं 105 रुपये में खरीदूंगा, ये क्या कर रहे हैं, अपनी बीड कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, रिवर्स बुक बिल्डिंग की, बेचने खरीदने के लिए बिडिंग करवा रहा है प्रमोटर यहाँ पे। इसने मान लो सपोज बोला 102 रुपये में, इसने बोला 106 रुपये में, इसने बोला 104 रुपये में, पर हमारे एफ भाई साहब है ना, वो तो फुल फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो 150 रुपये में बेचूंगा, कंपनी की भली मार्केट प्राइस 98 चल रही है, पर अगर प्रमोटर को गरज है तो मेरे से 150 में खरीदे। अब यहाँ पे कंपनी प्राइस डिस्कवर कैसे करेगी, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिस्कवर होगा कैसे, बिडिंग तो हो गई, कंपनी के प्रमोटर ने बोला कि कितने कितने में खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको फ्लोर प्राइस दे रहा हूँ, उस फ्लोर प्राइस के हिसाब से आप उसके बराबर या उससे ज़्यादा कि आप बिड लगा सकते हो। मिस्टर ए ने बिड लगाई 100 रुपये की, बी ने लगाई 105 की, सी ने लगाई 102 की, डी ने लगाई 106 की, ई ने लगाई 104 की, एफ ने लगाई 150 की। तो यहाँ पे कंपनी क्या सोचेगी कि कम से कम प्राइस किसने लगाई है, प्रमोटर क्या सोचेगा कम से कम प्राइस किसने लगाई, उसका शेयर मैं सबसे पहले खरीदूंगा, और मेरे को खरीदते खरीदते कहाँ तक पहुँचना है, मिनिमम 50,000। तो जैसे ही मेरे पास 50,000 तक के शेयर्स एक्वायर होने जाएंगे, उतनी प्राइस निकलेगी, वो प्राइस मेरी अफोर्डेबल होगी तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं चाहूँ तो डीलिस्टिंग कैंसिल भी करा सकता हूँ। तो प्रमोटर क्या करेगा कि कम से कम किसने खरीदा है, अरे इसने बिड दिए 100 का 100 ही दिया, तो सबसे पहले मैं 1000 शेयर्स खरीदूंगा, फिर उससे ज़्यादा 102, तो बोलूँगा कि हाँ इसके भी 10 खरीदूंगा, तो 10 + 10 20,000 शेयर्स हो गए। फिर उससे ज़्यादा में कौन दे रहा है, 104 पे दे रहा है, ये 10 दे रहा है, तो 30,000 शेयर्स हो गए मेरे पास में, ये भी मैं खरीद लूँगा। इससे ज़्यादा 105 वाला, इसकी भी शेयर्स कितनी, अरे इतनी शेयर्स है मैं खरीद लूँगा। कितनी हो गई, 10 20 30 35, अब 45 हो गई ना, 10 20 30 40 45 हो गई। अब उसको और कितने एडिशनल खरीद दिए, 5,000 ही खरीदनी है, तो इससे ज़्यादा और कौन बेच रहा है, 106 वाला, तो 106 वाला और 5,000 जैसे ही मैं खरीदूंगा तो मेरे 50,000 शेयर्स मैंने खरीद लिए। तो अब इस 50,000 से ज़्यादा की शेयर्स को उसको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मिस्टर एफ के शेयर्स वो चाहे तो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे जिन जिन के शेयर्स खरीदना चाह रहा है वो, उनमें से हाईएस्ट प्राइस किसकी है, उसमें से हाईएस्ट प्राइस है 106 वाले की, तो यहाँ पे हमारी डिस्कवर्ड प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 106।
तो यहाँ पे क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रमोटर चाहेगा कि कम से कम कितने में कौन शेयर खरीद रहा है, और मेरे को 50,000 खरीदने के लिए कितनों लोगों की शेयर्स को खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा निकला कि 106 वाला प्राइस पे जिसने बिड करी वहां तक के अगर मैं शेयर्स खरीदूंगा तो मेरे 50,000 का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और मेरी डिस्कवर्ड प्राइस आ जाएगी 106 रुपए। अब कंपलसरी प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, जिसने 100 रुपए पे भी बिड लगी है उसको भी 106 रुपए देना पड़ेगा, 105 पे लगी उसको भी 106 रुपए देगा, इसको भी 106 रुपए देगा। मतलब क्या हुआ, जिन जिन की बिड एक्सेप्ट कर ली उसने, उसको कंपलसरी क्या करेगा, वो जिस डिस्कवर्ड प्राइस उसने निकाली है रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू उस प्राइस पे ही देगा, सबको अलग अलग प्राइस पे नहीं देगा। प्राइस यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जिसने 100 पे भी करी है और डिस्कवर्ड प्राइस 106 निकली है तो भी उसको इतने पे 106 पे ही पेमेंट करा जाएगा। अब ये डिस्कवर्ड प्राइस ही जो है ना, वो प्रमोटर के पास में ऑप्शन है आइदर टू एक्सेप्ट दिस प्राइस और टू रिजेक्ट द प्राइस। एक्सेप्ट करेगा तो लिस्टिंग आगे प्रोसेस होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहां पे डीलिस्टिंग कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताया है कि जब वॉलेंट्री डीलिस्टिंग होती है तब वहां पर जो प्राइस प्रमोटर देता है उस प्राइस को हम रिवर्स बुक बिल्डिंग के थ्रू निकालते हैं, और रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अब हम देखेंगे पूरी प्रोसेस की वॉलेंट्री डीलिस्टिंग की प्रोसेस क्या रहती है। अगर आपको टेक ओवर कोड की प्रोसेस याद है तो आपके लिए वॉलेंट्री डीलिस्टिंग की प्रोसेस कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमारे को ध्यान क्या रखना है, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग हो रही है फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे हमारे को एग्जिट ऑफर देना है। एग्जिट ऑफर में प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे, रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू, और रिवर्स बुक बिल्डिंग मेथड में हमारे को एक डिस्कवर्ड प्राइस पता पड़ेगी। यही अगर मैं बात करता सेकंड वाले की कि हम वॉलेंट्री डीलिस्टिंग हो रहे हैं बट रिमेन लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें ये पूरी रिवर्स बुक बिल्डिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड टर्मिनल है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने क्या बोला कि आप भले डीलिस्ट हो रहे हो बट किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है वहां पे आप लिस्टेड हो, तो शेयर होल्डर को क्या कोई प्रॉब्लम होगी? वो चाहेंगे जब उस स्टॉक एक्सचेंज जहां पे वो रिमेन लिस्टेड रह रही है वहां से ट्रेडिंग कर ही सकते, तो उनका इंटरेस्ट कोई उनके साथ में कुछ गलत नहीं हुआ। अगर सारी के सारे स्टॉक एक्सचेंज से मैं डीलिस्ट करवा रहा हूँ तो उनके साथ गलत हो रहा है, तो वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी। बट किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रख रहा हो तो उनके साथ में कोई गलत नहीं हो रहा है, वो चाहे तो उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अभी भी उनके शेयर्स को बेच सकते हैं। तो इन सच केस उनको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर वो डीलिस्ट करवाना चाहती है बट रिमेन लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, तो उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं जहां पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग हो रही है फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे एक एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा। एग्जिट ऑफर में डिस्कवर प्राइस निकालनी पड़ेगी। डिस्कवर प्राइस निकालने का मेथड होगा रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब पूरी प्रोसेस कैसे होती है वो हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं।